हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों मैं आर्शम स्वागत करता हूं आपको एक नई वीडियो में। दोस्तों जो क्लास 12 सोशियोलॉजी के छात्र हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आ चुके हैं। दोस्तों क्लास 12 सोशियोलॉजी के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न सहित उत्तर बोर्ड परीक्षा देने से पहले दोस्तों आप ये जरूर देखिएगा पूरा वीडियो। बोर्ड परीक्षा में 100% यही प्रश्न आएंगे जो कि इस वीडियो में हम बताएंगे। दोस्तों तो आपको क्वेश्चन विद आंसर हम आपको बताएंगे, तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। जो समाज शास्त्र आर्ट्स के स्टूडेंट है सभी महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में दोस्तों हम कवर कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कुछ देरी के। शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए नए नए टॉपिक भी वीडियो के लिए। दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा पहला नंबर प्रश्न है दोस्तों, स्त्री पुरुष अनुपात किस राज्य में सबसे कम है। स्त्री पुरुष अनुपात किस राज्य में दोस्तों सबसे कम है, ये आपको बताना है। दोस्तों बेसिकली आपको पता ही होगा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं। बोर्ड एग्जाम में भी हाई स्कूल में आपने यदि आपने पेपर दिया होगा तो आपको पता होगा हिंदी या कुछ भी किसी भी या ज्योग्राफी या सामाजिक विज्ञान में कोई भी या साइंस में दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। तो चारों ऑप्शन में जो आपका राइट आंसर होगा ये एक ही होगा, 3 आपका गलत होगा। तो उसी प्रकार से दोस्तों इसमें भी 4 ऑप्शन है, एक सही है आपका और 3 गलत हैं। तो स्त्री पुरुष अनुपात किस राज्य में सबसे कम है ये आपको बताना है दोस्तों। तो इनमें से ए है आपका बिहार, बी पश्चिम बंगाल, सी हरियाणा या डी तमिलनाडु। तो स्त्री पुरुष अनुपात किस राज्य में सबसे कम है ये आपको बताना है दोस्तों। तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा में दोस्तों सबसे कम है अनुपात स्त्री पुरुष का। तो ये आपको समझ में आ गया दोस्तों। उसके बाद में जो दूसरा नंबर प्रश्न है, समाज शास्त्र अध्ययन करता है, समाज शास्त्र क्या अध्ययन करता है ये आपको बताना है दोस्तों। तो अध्ययन क्या करता है समाज शास्त्र, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी बीवीआई क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है और बोर्ड एग्जाम से संबंधित है। तो जो दूसरा नंबर प्रश्न है, समाज शास्त्र अध्ययन क्या करता है, ए है आपका व्यक्ति का, बी समाज का, सी राष्ट्र का या डी विश्व का। तो दोस्तों इनमें से आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। जो समाज शास्त्र है बेसिकली वो समाज का ही, समाज के शास्त्र का आपको नाम से ही पता चल जाता होगा कि ये समाज के बारे में ही बताया जा रहा है। उसके बाद में जो तीसरा नंबर प्रश्न है, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को इस वीडियो में हम क्लियर कर देंगे, बस आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। वीडियो को अभी शेयर नहीं करते तो शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उन्हें भी हेल्प हो सके बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए। दोस्तों जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों काफ़ी स्टूडेंट ने इस आसान से क्वेश्चन का आंसर दे दिया होगा, और जो दोस्तों इन क्वेश्चनों का आंसर उन्हें पता है कमेंट में हमें बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर हमें आता है। तो तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, काफ़ी स्टूडेंट जानते भी होंगे। तो ये दोस्तों आपका ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5 जून को पता होगा काफ़ी स्टूडेंट विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है दोस्तों, एनवायरनमेंट डे जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में एनवायरनमेंट डे, पता हो गया। उसके बाद में जो चौथा नंबर प्रश्न है, सोशियोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक लाइफ के लेखक हैं, जो सोशियोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक लाइफ के लेखक जो हैं दोस्तों वो कौन है, ए है आपका वेबर, बी पार्सन, सी मर्टन या डी स्मेल्सर। तो इनमें से आपको सोशियोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक लाइफ के लेखक जो है दोस्तों कौन है, तो चौथे नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका आंसर डी स्मेल्सर। दोस्तों स्मेल्सर सोशियोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक लाइफ के लेखक हैं दोस्तों। बुक का नाम सोशियोलॉजी, जो आर्ट के स्टूडेंट होंगे उन्हें पता होगा जो सोशियोलॉजी में है बेसिकली किताबों का नाम सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो किताबों का नाम यदि आपको चाहिए तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाकर आप वो वीडियो भी चेकआउट कर दीजिए दोस्तों। क्योंकि जो आपका 10 क्वेश्चन में से ऑब्जेक्टिव आपका 2 क्वेश्चन तो पूछ लिया जाएगा, यही क्वेश्चन कि इन पुस्तकों के लेखक का नाम बताइए। तो जिन्हें पता होगा दोस्तों वो तो लिख देगा, लेकिन आपको यदि नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए चेकआउट कीजिए वीडियो। लेकिन इस वीडियो के बाद में, क्योंकि ये बहुत वीडियो इंपॉर्टेंट है आपका जो बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं। तो जो चौथा नंबर हमने आपका प्रश्न क्लियर कर दिया। और 5 नंबर क्वेश्चन है, कौन प्राकृतिक पर्यावरण की निकट है दोस्तों, निकट है यानी पास है। ए है आपका औद्योगिक समाज, बी शहरी समाज, सी भारतीय समाज या डी ग्रामीण समाज। तो दोस्तों बेसिकली आपका जो कौन प्राकृतिक पर्यावरण की निकट है दोस्तों वो कौन है ये आपको बताना है। तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा 5वें में से डी ग्रामीण समाज है दोस्तों। जो प्राकृतिक पर्यावरण यानी पेड़ पौधे जो सबसे ज़्यादा होते हैं गाँव में होते हैं, पेड़ पौधे जंगल ये गाँव में होते हैं, और ग्रामीण समाज में प्राकृतिक पर्यावरण की निकट है ये। तो आपको समझ में आ गया दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं।
उसके बाद में जो 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, समाज शास्त्र शब्द की उत्पत्ति, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है ये। आप क्वेश्चनों को उतार लीजिए एक कॉपी पेन में, क्योंकि सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम इस वीडियो में क्लियर कर देंगे और बोर्ड एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा है दोस्तों कि ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, समाज शास्त्र शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है ये आपको बताना है। ए है आपका लेटिन, बी ग्रीक, सी या फ्रांसीसी, या डी इनमें से ए बी या दोनों, यानी लेटिन और ग्रीक। तो इनमें से दोस्तों डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीक और लैटिन भाषा से समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई है, सोशियोलॉजी की उत्पत्ति। समझ में आ गया दोस्तों। उसके बाद में जो 7वां नंबर क्वेश्चन है, सोसाइटी पुस्तक की रचयिता कौन है। सोसाइटी पुस्तक की जो रचयिता है ये आपको बताना है, ये कौन है। ए है आपका अगस्त काम्ट, बी मैकाइवर एवं पेजरी, सी मार्डाक, या डी स्पेंसर। तो इनमें से सोसाइटी जो पुस्तक के लेखक हैं वो बेसिकली वो हैं दोस्तों, बी नंबर आपका हो जाएगा, मैकाइवर और पेज आपके राइट आंसर हो जाएंगे। इस पुस्तक के लेखक इन्हीं हैं दोस्तों। उसके बाद में जो 8वां क्वेश्चन है, चाचा नातेदारी की किस श्रेणी में अंतर्गत आते हैं। जो चाचा जी हैं नातेदारी के, यानी जो नातेदारी है दोस्तों सोशियोलॉजी में, किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपका प्राथमिक है, बी द्वितीयक है, सी तृतीयक है, या डी इनमें से कोई नहीं। तो 8वें क्वेश्चन को आपको सही आंसर कमेंट में जल्दी बताते रहिए दोस्तों। बी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये द्वितीयक श्रेणी में आते हैं जो चाचा हैं, ये नातेदारी की श्रेणी में दोस्तों, यानी नातेदारी के उसमें अभाव में ये द्वितीयक श्रेणी में आते हैं। उसके बाद में जो 9वां नंबर क्वेश्चन है, एडम स्मिथ ने कहा कि बाजार में काम करता है। एडम स्मिथ ने कहा कि बाजार में काम करता है, या क्या चीज़ काम करता है दोस्तों। जो एडम स्मिथ जी हैं ये इन्होंने कहा है कि बाजार में ये चीज़ें काम करता है। तो क्या काम करता है, 4 ऑप्शन है। ए अदृश्य लाभ, बी अदृश्य हाथ, सी अदृश्य श्रम, या डी अदृश्य धन। तो ये इनमें से 9वां नंबर क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बता दीजिए दोस्तों यदि आपको पता है तो। 9 नंबर क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा सही उत्तर। अदृश्य हाथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो अदृश्य हाथ है ये बाजार में काम करता है दोस्तों। तो कौन सा काम करता है, अदृश्य हाथ आपका बाजार में काम करता है। आपको समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं। जो 10वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नांकित में से संस्था कौन है, यानी जो संस्था है दोस्तों ये कौन है। 10 नंबर क्वेश्चन आपका बता रहा है निम्नलिखित में से संस्था कौन है। सोशियोलॉजी का सभी वीवीआई क्वेश्चन हम इस वीडियो में दोस्तों आपका क्लियर करा देंगे। बस आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो जो इनमें से है आपका राइट आंसर, निम्नांकित में से संस्था कौन है, तो इनमें से आपका 10 का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। यानी ये तीनों आपका संस्था है, सरकार भी है, शिक्षा प्रणाली भी है और धर्म भी है। तीनों आपका एक प्रकार से संस्था है जो कि आपको पालन करना चाहिए। ये शिक्षा भी प्रणाली यानी शिक्षा भी प्रदान करती है, सरकार से लाभ भी प्रदान होता है। धर्म जो हमें हमारे कर्म को करने के लिए धर्म हमारे वंचित करता है, नहीं आप किसी गलत काम को करने जाते हो तो ये हमारा धर्म नहीं कहता है। तो ये आपका तीनों प्रकार से दोस्तों जो है वो संस्था है, जो निम्नांकित में से संस्था का नाम दिया जाता है उपयुक्त यानी सभी। ये तीनों आपका संस्था है। उसके बाद में जो 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मंडल आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई, ये आपको बताना है। जो भारत में दोस्तों मंडल आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई ये आपको बताना है। तो ये है आपका सन 1989 में, 89 में, सन 1976 में, सन 1961 में, सन 1979 में। तो इनमें से दोस्तों आपका क्या हो जाएगा 1979, 1989। तो इनमें से आपका चारों में से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। जो भारत में मंडल आयोग की स्थापना हुई ये कितने ईस्वी में हुई दोस्तों, तो ये डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 1979। 1979 में भारत में मंडल आयोग की स्थापना की गई इस वर्ष में दोस्तों। 1979 में किसकी, मंडल आयोग की दोस्तों स्थापना की गई। 11 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जो आपको यदि कमेंट में दोस्तों यदि आपको क्वेश्चन का आंसर पता है हमसे पहले यदि आप बता देते हैं तो कमेंट में सारे क्वेश्चनों का आंसर बताते रहिए कि इस क्वेश्चन का आंसर हमें सर आता है। और यदि दोस्तों आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए दोस्तों, सभी जो भी आप तैयारी कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम में, यदि आप आर्ट के स्टूडेंट हैं, जो भी आप हिंदी इंग्लिश संस्कृत जो भी आप कहेंगे दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस, समाजशास्त्र, भूगोल, उसके बाद में गृह विज्ञान, सभी का हम महत्वपूर्ण वीडियो बनाते रहेंगे दोस्तों। बस आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि यदि यहाँ पर आपको बोर्ड एग्जाम से सभी प्रिपरेशन कराई जाएगी दोस्तों। और यदि आपको वीडियो नहीं मिल रहा तो हमें आप प्यारा सा एक कॉमेंट कीजिएगा, हम उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए और आपके बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। तो इनमें से आपका दोस्तों 1979
क्लियर हो गया। उसके बाद में जो दोस्तों 12वां नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत में किस राज्य में आदिवासी, दोस्तों भारत के किस राज्य में आदिवासी जनसंख्या सबसे अधिक है? सबसे अधिक है दोस्तों कौन? आदिवासी जनसंख्या। तो किस राज्य में है? ए है आपका उत्तर प्रदेश, बी आपका असम, सी मध्य प्रदेश या डी राजस्थान। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यानी सही उत्तर कौन सा हो जाएगा जहां पर सबसे ज़्यादा अधिक जनसंख्या निवास करते हैं? कौन? आदिवासी जनसंख्या। तो इनमें से 12वां नंबर का राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। दोस्तों जो मध्य प्रदेश राज्य है दोस्तों, उनमें सबसे ज़्यादा आदिवासी जनसंख्या निवास करते हैं। समझ में आ गया? चलिए बढ़ते हैं। 13 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, मानव समाज पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों जो समाज शास्त्र है, इनमें दोस्तों आपका पुस्तक का नाम काफ़ी पूछा जाता है। और यदि आपको पुस्तक के नाम में काफ़ी स्टूडेंट ने देखा होगा दोस्तों, यदि आपको पता होगा और यदि आपको सर ने बताया भी होगा कि सर इसको क्वेश्चन इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है, यानी जो पुस्तक का नाम है दोस्तों बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाता है। और बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन पुस्तकों का लेखक का नाम बताइए। जिसको पता होगा वो तो बता देगा, लेकिन यदि आपको नहीं पता है तो कोई चिंता की बात नहीं है। आप हमारे चैनल पर जाइए, डिस्क्रिप्शन में दोस्तों यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक को चेकआउट कीजिए। वहाँ पर आपको पुस्तक और लेखक के नाम मिल जाएंगे, सभी पुस्तक जो इम्पोर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं दोस्तों, कि इन पुस्तकों का लेखक और नाम का बताइए। तो चलिए 13 नंबर जो क्वेश्चन है, मानव समाज पुस्तक के लेखक का नाम आपको बताना है। तो इन चारों में से आपको राइट आंसर, यानी जो आपका एक उत्तर होगा, इनमें से बस एक ही आपका सही है, 3 आपका क्या है दोस्तों गलत है। तो इनमें से 13 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, किंग्सले डेविस जी हैं मानव समाज पुस्तक के लेखक, किंग्सले डेविस जी पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में जो 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की संस्थापना कब हुई? संस्थापना कब की गई थी ये आपको बताना है। तो ए 1978 में, ए 1992 में, सी 2001 में या डी 2012 में। तो इन चारों में से आपका एक राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बेसिकली जो आपको पता होगा ऑब्जेक्टिव यानी जो बहुविकल्पीय प्रश्न होता है, इनमें 4 ही ऑप्शन होते हैं। और दोस्तों बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार से 4 ऑप्शन आपको भी दिए जाते हैं ताकि जो एग्जामिनर होता है आपको देखना चाहते कि आपने पढ़कर आया है नहीं। और चारों में से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपको लिख देना है। बस ये चारों आपको आंसर नहीं लिखना है प्रश्नोत्तर डालने के तत्पश्चात। जैसे 14 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, 1992 में महिला राष्ट्रीय आयोग की स्थापना हुई थी। बस आपको बी नंबर ऐसे लगाने के तत्पश्चात 1992 लिख देना है कि इसका राइट आंसर यही है, 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी। समझ में आ गया? उसके बाद में जो 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस धर्म के अनुयायी की संख्या सबसे कम है? जो अनुयायी है दोस्तों किसकी संख्या सबसे कम है? ए है आपका जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी सिख और डी जो पारसी हैं। तो इन चारों में से आपका जो किस धर्म में सबसे कम है, यानी जो अनुयायी हैं यानी लोग हैं वो सबसे कम है, किस धर्म में सबसे कम है दोस्तों? तो इनमें से आपका 15 नंबर का डी राइट आंसर हो जाएगा, पारसी में दोस्तों सबसे कम है जनसंख्या। धर्म के जो जनसंख्या जो पारसी धर्म है दोस्तों, भारत की धर्म एक ये भी धर्म है पारसी। तो इनमें जो जनसंख्या यानी जो लोग हैं दोस्तों वो कम है, इनमें अनुयायी और इनमें शामिल होने की जो इनकी भाषा बोली है, इसमें धर्म है, इनमें शामिल होने बहुत कम लोग हैं दोस्तों इनमें 15 नंबर क्वेश्चन में। तो आपको पता होगा दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं जो अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, इसका भी हमने क्वेश्चन विथ आंसर लेकर आया है। बस आप क्वेश्चन विथ आंसर को सभी वीडियो को देखते रहिए। जो 15 नंबर क्वेश्चन है, 16 नंबर क्वेश्चन है, जाति को परिभाषित कीजिए, जाति को परिभाषित कीजिए। तो ये आपको बताना है दोस्तों, यहाँ पर ये पाई नहीं लगा, परिभाषित कीजिए। तो जाति को आपको परिभाषित करना है। बोर्ड एग्जाम में सेम आपका इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में सेम क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि जाति किसे कहते हैं, जाति को परिभाषित कीजिए या जाति की टिप्पणी को कीजिए, समझाइए। तो इसका उत्तर आप देखिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन आपका है। J.H. हंटन के अनुसार, J.H. हंटन के अनुसार यानी जो J.H. हंटन जी हैं, इनके अनुसार ये अपना जाति का परिभाषा एक यानी जो दोस्तों वैज्ञानिक लोग होते हैं वो अपने अनुसार अपना विचार व्यक्त करते हैं कि हमारे अनुसार जाति की परिभाषा इस प्रकार से होनी चाहिए। तो देखिए, जाति एक ऐसी व्यवस्था है, जाति एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत एक समाज अनेक आत्म केंद्रित एवं एक दूसरे से पूर्णतया पृथक इकाइयों में विभाजित रहता है। इन इकाइयों के बीच
पारस्परिक संबंध ऊंच नीच के आधार पर सांसारिक रूप से निर्धारित होते हैं। सांसारिक रूप में दोस्तों क्या होते हैं, निर्धारित होते हैं। दोस्तों जाति का परिभाषा किस इस प्रकार से दोस्तों कि जो जाति की परिभाषा से हंटन जी ने अपने अनुसार इस प्रकार से व्यक्त किया है कि जाति एक ऐसी व्यवस्था है, क्या है, एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत समाज अनेक आत्म केंद्रित एवं एक दूसरे की पूर्णत एक दूसरे यानी जो एक दूसरे के लोग के पूर्णत इकाइयों को विभाजित रखता है और इन इकाइयों के बीच जो पारस्परिक संबंध यानी लोगों के बीच जो संबंध है ऊंच नीच यानी धर्म को न देखकर ऊंच नीच का संबंध आधार पर सांस्कृतिक यानी जो सांस्कृतिक जो हिंदू लोग हैं वो सभी मिलजुल कर सभी पूजा पाठ धर्म में जो अपना भाग लेते हैं वो सांस्कृतिक रूप से निर्धारित होते हैं। जात को उसी को जात कहते हैं दोस्तों। तो ये J.H. हंटन के अनुसार ये जाति की परिभाषा है। उसके बाद में जो 17 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदूषण के दुष्प्रभाव के स्पष्ट कीजिए। जो पर्यावरण प्रदूषण है ये दुष्प्रभाव क्या है दोस्तों, ये आपको स्पष्ट करना है। तो ये आप स्पष्ट कीजिए दोस्तों। क्या है, ए है आपका घातक बीमारियों में वृद्धि, बी है आपका तापमान में वृद्धि, सी वन्य जीवों में ह्रास, 4 पारदूषित फसलों का उत्पादन। दोस्तों 1 2 3 4 में है, 4 है प्रदूषित फसलों का उत्पादन, 5वां है अनिद्रा तथा मानसिक रोग, 6वां है आपका वनस्पतियों में कमी, 7वां है आपका अपराधों में वृद्धि और 8वां है पारिवारिक विघटन। तो दोस्तों जो पर्यावरण प्रदूषण के दुष्परिणाम हैं ये कुछ 8 प्रकार के हैं। घातक बीमारियों की वृद्धि, दोस्तों जो घातक बीमारियां हैं जैसे कोरोना हो गया, कोरोना प्रेजेंट टाइम में चल रहा था, काफ़ी चल रहा था दोस्तों। प्रेजेंट टाइम में 2020 और 21 में काफ़ी चला है। घातक बीमारियों में वृद्धि में ये शामिल था घातक बीमारियों में दोस्तों। तो इसका जो असर है दोस्तों 2-3 लहरों में देखने को मिला है। तो ये जैसे घातक बीमारियों में वृद्धि हो रही है, चीन के वुहान जिले से हुआ था। तो उसी प्रकार से तापमान में वृद्धि यानी वर्षा ना होकर तापमान में वृद्धि होना, तो ये पर्यावरण प्रदूषण के दुष्परिणाम है। वन्य जीवों में ह्रास यानी वन्य जीवों में कटना, यानी जो चिड़िया, आपको पता होगा जो चिड़िया लोग हैं वो विलुप्त हो रही हैं धीरे धीरे। किससे हो रही हैं, मोबाइल के कारण। आपको पता होगा जो 4G इंटरनेट इसी प्रकार से हो रही है। फिर प्रदूषित फसलों का उत्पादन यानी प्रदूषित जो फसल है उसका उत्पादन करना, अनिद्रा एवं मानसिक रोग, वनस्पतियों में कमी, अपराधों में वृद्धि, पारिवारिक विघटन। तो ये पर्यावरण प्रदूषण के दुष्परिणाम है जो कि ये यदि नहीं खत्म किया गया तो प्रदूषण को बढ़ाती चली जाएंगी और हमें आने वाले समय में पर्यावरण प्रदूषण को नष्ट कर देंगी, जिससे सांस लेने में दिक्कत होगी और कई सारी प्रॉब्लम को क्रिएट का सामना करना पड़ेगा। जो प्रॉब्लम होगी उसका काफ़ी सामना करना पड़ेगा दोस्तों, किसको, लोगों को, मनुष्यों को। उसके बाद में दोस्तों जो 18 नंबर क्वेश्चन है, 18 नंबर क्वेश्चन है, दहेज प्रथा को समाप्त करने हेतु सुझाव दीजिए। ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें भी आपका सोशियोलॉजी का जो स्टूडेंट है उन्हें पता होगा दहेज प्रथा के बारे में सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। BVI क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो दोस्तों यदि मैं जो सारा क्वेश्चन बता रहा हूँ यदि आप सारे क्वेश्चन को नोट करते रहें तब आपका फ़ायदा है दोस्तों। और यदि आपने इधर से सुना और उधर से निकाल दिया तब आपका फ़ायदा नहीं है, क्योंकि दोस्तों जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आप लिख लीजिए, एक नोट कर लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में ये आएगा ही आएगा। तो दहेज प्रथा को समाप्त करने हेतु सुझाव दीजिए, जो आपको सुझाव लगे कि ये सुझाव है दहेज प्रथा को समाप्त किया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों सुझाव भी बताया है हमने। लड़कियों को अधिक शिक्षित किया जाना चाहिए, जिससे उनकी परंपरागत मनोवृत्ति में कुछ नवीन विचार उत्पन्न हो सके। दहेज प्रथा की विरोध में एक जनमत तैयार किया जाना चाहिए। दहेज देने वाले तथा दहेज लेने वाले सामूहिक भर्त्सना होनी चाहिए। दोस्तों बेसिकली कहने का मतलब क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर में जो उत्तर दिया गया है कि लड़कियों को अधिक से ज़्यादा शिक्षित किया, यानी शिक्षित करने से क्या होगा दोस्तों, वो अपना न्याय पहचान पाएंगी, वो अधिक से अधिक शिक्षित होंगी, तो उन्हें कानूनों के बारे में पता होगा कि इन सेक्शन से ये होता है, इनसे ये होता है, दहेज के लिए क्या कानून है दोस्तों। तो ये मनोवृत्ति होनी चाहिए लड़कियों को, काफ़ी दहेज के लिए यानी शिक्षित किया जाना चाहिए। उसके बाद में परंपरागत मनोवृत्ति उनकी बढ़ती, कुछ नवीन विचार उत्पन्न हो सके और दहेज प्रथा की वो विरोध खड़ा
हो सकें। जनमत तैयार किया जाना है। और जो दहेज लेने वाले दोस्तों, जो दहेज लेने वाले हैं और जो देने वाले दहेज हैं, उनके लिए काफ़ी जुर्माना होना चाहिए और उनके लिए कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। तो ये दहेज प्रथा का समाप्त करने के हेतु एक छोटा सा सुझाव है। उसके बाद में जो 19 नंबर क्वेश्चन है, समाजीकरण का तात्पर्य। समाजीकरण का तात्पर्य क्या है ये आपको बताना है। तो इसका भी उत्तर है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। समाजीकरण का तात्पर्य सामाजिक प्रतिमानों तथा मानदंडों को सीखने से है, ताकि व्यक्ति समाज का सक्रिय सदस्य बन सके। दूसरे शब्दों में प्रत्येक समाज के अपने कुछ सामाजिक मूल्य, परंपराएं तथा नियम होते हैं, जिनका पालन समाज की प्रत्येक व्यक्ति को करना पड़ता है। जिनका पालन दोस्तों समाज के जो प्रत्येक व्यक्ति हैं, इनको करना पड़ता है। किसकी? ये पालन, समाजीकरण का पालन दोस्तों। तो समझ में आ गया। उसके बाद में जो 20 नंबर क्वेश्चन है, 20वां नंबर क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा की प्रकार को बताइए। जो घरेलू हिंसा है ये किस प्रकार से होता है दोस्तों। तो आप यदि आप हेडिंग के द्वारा इस प्रकार से लिखेंगे, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, तो एग्जामिनर रोज है दोस्तों, एग्जामिनर आपका देखता है कि किस प्रकार से बच्चे ने लिखा है, साफ सुथरा दिखता है। तो यदि आप इस प्रकार से लिखेंगे दोस्तों, घरेलू हिंसा के प्रकार, ये कोई भी क्वेश्चन जो आपको लगता है 1 2 3 के क्रम में इस प्रकार से लिखा है दोस्तों, तो आप इस प्रकार से लिखेंगे तो एग्जामिनर जो होगा दोस्तों, ध्यान उसका उसी पर केंद्रित होगा और आपको काफ़ी अच्छे नंबर देकर ही आगे बढ़ेगा दोस्तों। तो जो घरेलू हिंसा के प्रकार है, किस प्रकार से है दोस्तों, पहला है दहेज हत्याएं, दूसरा है पत्नी के साथ भावनात्मक एवं लैंगिक दुर्व्यवहार, तीसरा है पत्नी को पीटना, चौथा है यौन शोषण, पांचवा है विधवाओं तथा बुजुर्गों स्त्रियों पर अत्याचार करना, और छठवा है भ्रूण हत्याएं आदि को प्रमुख रूप से घरेलू हिंसा के विभिन्न प्रकारों में सम्मिलित किया जाता है। तो ये जो 6 प्रकार हैं, ये बोर्ड एग्जाम में घरेलू हिंसा प्रकार बताते हैं, यानी बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है और ये घरेलू हिंसा की प्रकार है दोस्तों। दहेज के लिए हत्याएं करना पत्नी का या किसी का, तो ये दहेज हत्या है घरेलू हिंसा के। दूसरा है पत्नी को पीटना या भावनात्मक उनके साथ दुर्व्यवहार करना, तो ये भी घरेलू हिंसा में। पत्नी को पीटना ये भी है। यौन शोषण करना ये भी घरेलू हिंसा में है। विधवाओं तथा बुजुर्गों पर अत्याचार करना ये भी घरेलू हिंसा के ही प्रकार हैं। तो ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि हमने आपको क्वेश्चन विद आंसर बताया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट था। आई होप ये सारा क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा, ऑब्जेक्टिव और अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन। तो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी हेल्प हो सके दोस्तों ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। जहाँ भी रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।